स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला बीए बीएससी पार्ट सेकंड गणित के प्रथम प्रश्न पत्र की यूनिट 2 के लिए दूसरे व्याख्यान में आज यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने कोसेट डिकम्पोजिशन सहसमुच्चय वियोजन के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ थ्योरम्स हम कर चुके थे। आज हम आगे लैग्रेंजेस थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम देखेंगे। लैग्रेंजेस थ्योरम पर जाने के पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं, वो अपन रिवाइज कर लें जो अपन पहले देख चुके थे। नंबर 1, इफ़ H इज़ ए सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, नेचुरली वी कैन फॉर्म कोसेट्स ऑफ H इन G। हम H के कोसेट्स बना सकते हैं ग्रुप G में। देन वी कैन फॉर्म कोसेट्स ऑफ H इन G। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ A इज एनी मेंबर ऑफ G, H इज द राइट कोसेट। इसके बारे में कुछ रिजल्ट हैं जो कि कल अपन देख चुके थे। पहला रिजल्ट है A बिलोंग्स टू HA, ऑलवेज A बिलोंग्स टू HA। हमेशा A HA में बिलोंग करता है। कारण इसका क्या होगा? मान लीजिए H सब ग्रुप है यानी खुद में ग्रुप है, तो इसके जो भी मेंबर हों H1, H2, H3, Hn, निश्चित तौर पे ये सब खुद में ग्रुप है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होगा। इसलिए जब हम HA बनाते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है? H1A, H2A, H3A, H4A एंड EA। एंड व्हाट इज EA इज A। EA इज A। तो A हमेशा बिलोंग करता है काहे में? HA में। एंड सो ऑन HN A। तो पहला रिजल्ट हो गया हमारा ऑलवेज A बिलोंग्स टू HA। इसके बाद एक चीज़ अपन ने देखी थी, एनी टू कोसेट्स, कोई भी दो कोसेट्स अपन लें, आर ईदर, या तो कैसे होते हैं आइडेंटिकल या फिर कैसे होते हैं डिसजॉइंट। आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो ये रिजल्ट याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स कितने पॉसिबल हैं? जितने एलिमेंट्स हैं जी में यदि 100 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोसेट्स कितने होंगे? ओवरऑल 100। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोसेट्स कुल कितने संभव हैं इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। लेकिन अभी हमने कहा कि कोई भी दो कोसेट्स या तो टोटली डिसजॉइंट होते हैं या प्योरली आइडेंटिकल होते हैं। तो संभव जरूर, यदि 100 एलिमेंट्स हैं G में तो 100 हैं, लेकिन सारे के सारे अलग अलग नहीं होंगे, यानी अलग अलग कोसेट्स कुछ कम होते हैं। बट मैनी ऑफ देम आर आइडेंटिकल, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स ये क्या होता है? लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। G में मान लीजिए 100 सदस्य हैं तो पॉसिबल तो 100 कोसेट्स होंगे, लेकिन सारे अलग अलग होंगे ये गारंटी नहीं है। कई उनमें से कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रिजल्ट था जो कल भी मैंने बताया था आपको। क्या था? कि द यूनियन ऑफ ऑल द कोसेट्स कवर्स, ढक लेता है G कंप्लीटली। G को पूरी तरह से जो है ढक लेता है। मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि G बराबर कितना होता है? ये कोसेट्स बन रहे हैं हमारे HA, HB, HC, HD वगैरह वगैरह। ये कहाँ से निकल के आते जा रहे हैं? क्योंकि ABC अलग अलग मेंबर्स हैं काहे के? G के। तो इन सभी का यूनियन मिलके पूरे G को ढक लेता है। इतनी चीज़ें हमें दिमाग में रखना है। फिर अपन अपनी मेन थ्योरम पर जा रहे हैं, दैट इज लैग्रेंजेस थ्योरम। क्या कहती है लैग्रेंजेस थ्योरम?
H मान लीजिए कोई भी एक सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो H के जितने भी डिसजॉइंट कोसेट्स होते हैं उन सब का यूनियन मिलके पूरे G को कवर कर लेता है। ये चीज़ तो हमने देखी। थ्योरम क्या कह रही है कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बड़ा कोई ग्रुप है G और इसका कोई सब ग्रुप है H, तो H जो सब ग्रुप है का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि G में यदि 100 एलिमेंट्स हैं, उसका ऑर्डर 100 है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ऊट पटांग नहीं हो सकता। हमेशा कैसा होगा 50, क्योंकि 50 डिवाइड करता है 100 को, या 25 या 20 या 10 या 5 या 4 या 2 या 1, यानी ऐसी संख्या होगी जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। तो थ्योरम क्या हुई अपनी लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम कहती है द ऑर्डर ऑफ, काहे का ऑर्डर ऑफ, एनी सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप उठा लें अपन, एनी सब ग्रुप ऑफ ए, लेकिन ये सब ग्रुप काहे का होना चाहिए, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। बड़ा वाला जो ग्रुप G है वो फाइनाइट ही होना चाहिए। यदि उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G divides the order of the group। तो ये रिजल्ट अपन को देखना है। थ्योरम क्या कहती है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो शुरू कर रहे हैं अपन प्रूफ इसका। लेट हमने मान लिया H बी एनी सब ग्रुप ऑफ एक ग्रुप, बल्कि फाइनाइट ग्रुप G। लेट हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ G, बड़े वाले ग्रुप G का ऑर्डर कितना है, इज n, एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, जो छोटा वाला ग्रुप है वो कौन सा है, H, इज इसका ऑर्डर मान लीजिए कितना है, m। नेचुरली क्या होगा, नेचुरली m विल बी लेस देन n। सब ग्रुप है का ऑर्डर m, बड़े ग्रुप का ऑर्डर है n, तो m संख्या निश्चित तौर पे छोटी होगी। छोटी होना अलग चीज़ है, वी हैव टू शो हियर, लेकिन हमें तो क्या शो करना है, वी हैव टू शो हियर कि दिस m डिवाइड्स n। वो जो m है वो डिवाइड करेगा किसको, n को। छोटी तो होगी ही, इतनी छोटी होगी कि वो डायरेक्ट डिवाइड करेगी काहे को, n को। तो अपन शुरू कर रहे हैं। चूंकि ऑर्डर ऑफ H इज m, इसलिए H हैज़ एग्जैक्टली कितने मेंबर्स रखेगा, m एलिमेंट्स, एग्जैक्टली m एलिमेंट्स। लेट अपन ने मान लिया H में जो m एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन हैं, H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन Hm। ये उसके ओवरऑल अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हम जानते ही हैं जहाँ भी सब ग्रुप है वहाँ क्या तैयार किए जा सकते हैं, कोसेट्स। चूँकि H इज ए सब ग्रुप, इसलिए वी कैन फॉर्म कोसेट्स ऑफ, काहे के कोसेट्स बनते हैं, H के और इन काहे में, G में। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू G। बड़े ग्रुप G का कोई भी एलिमेंट हम ले लें A, स्मॉल a, तो उससे क्या तैयार कर सकते हैं, कोसेट। देन दिस HA, जिसके मेंबर कैसे होते हैं, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था, H2A, H3A एंड सो ऑन HMA। तो ये कोसेट बना। अब हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि ईच कोसेट विल हैव एग्जैक्टली m एलिमेंट्स। यदि H में m एलिमेंट्स हैं तो उसके कोसेट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, m होंगे। दिस कोसेट विल हैव रखेगा एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स। इसमें कुल कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे, m एलिमेंट्स पाए जाएंगे। किस तरह से अपन इसको प्रूफ करेंगे, फॉर दिस या टू शो इट, यह दर्शाने के लिए हम कैसे चले, लेट हमने मान लिया कि गलती से
एच आई ए ये बराबर एच जे ए होना चाहता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। मान लीजिए हमने लिया एच आई ए इक्वल टू एच जे ए, तो ये नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज करता है एच आई ए माइनस एच जे ए, दिस इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा इससे नेक्स्ट स्टेप में, एच आई माइनस एच जे इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 0। दो आइटम्स ये और ये, इसका गुणा 0 है, इसका मतलब वन ऑफ दैम मस्ट बी इक्वल टू 0। दो आइटम्स का गुणा यदि 0 मिल रहा है तो वन ऑफ दैम मस्ट बी इक्वल टू 0। कभी ऐसा नहीं होता कि नॉन जीरो संख्या 2 इंटू 3, तो क्या मिलेगा हमें 6। यदि दो आइटम्स का गुणा यदि 0 मिल रहा है मतलब निश्चित तौर पे एक ना एक क्या रहा होगा 0। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें हम। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इट इम्प्लाइज दैट आइदर, या तो क्या चीज़ 0 है, एच आई माइनस एच जे दिस इज इक्वल टू 0, या फिर ए इक्वल टू 0। लेकिन ए हमने क्या पकड़ा था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो हर एलिमेंट तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इस चीज़ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। बट ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, स्वैच्छ सदस्य है, काहे का है ये, जी का, इसलिए दिस ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो फिर बची क्या संभावना अपनी, इट इम्प्लाइज दैट पक्का एच आई माइनस एच जे इक्वल टू 0, और ये चीज़ 0 होने का मतलब क्या हो गया कि एच आई इक्वल टू एच जे। मतलब हमने देखा कि ये चीज़ बराबर तभी है जबकि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये दोनों अलग अलग होते तो निश्चित तौर पर ये गुणे भी अलग अलग होते। इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करता है कि इफ एच आई इज नॉट इक्वल टू एच जे देन एच आई ए कैन नॉट बी इक्वल टू एच जे ए। यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स यदि कैपिटल एच के उठाएं तो उनसे गुणे जो मिलने वाले हैं वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और एच में कुल कितने एलिमेंट्स थे, m, तो इस कोसेट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, कुल m। एंड एच हैज़, और हमें मालूम है एच हैज़ कितने मेंबर्स रखता है, m डिस्टिंक्ट मेंबर्स, m डिस्टिंक्ट मेंबर्स, इसलिए HA also has m distinct members। तो उसमें भी कुल कितने अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, m अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाएंगे। ये हमारा HA था क्या, कोई भी एक कोसेट था, यानी ईच कोसेट विल हैव एग्जैक्टली m distinct member। this coset was arbitrary coset, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं कि दैट ईच कोसेट विल हैव एग्जैक्टली m एलिमेंट्स। तो हर कोसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। अब प्रश्न उठता है टोटल कितने पॉसिबल कोसेट्स होंगे, जितने g में सदस्य हैं, यानी n, क्योंकि g का ऑर्डर कितना था, n। परंतु हम ये भी जानते हैं कि सारे के सारे कोसेट्स अलग अलग नहीं होते, मैनी ऑफ देम आर इक्वल। तो मान लीजिए डिसजॉइंट जो कोसेट्स हैं वो कितने हैं, k। बट वी नो, परंतु हम ये भी जानते हैं all the cossets are not disjoint। सारे के सारे कोसेट्स डिसजॉइंट नहीं हुआ करते हैं। तो हमने मान लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स इज k एंड दे आर, और उन कोसेट्स के नाम भी हमने दे दिए, एंड डिसजॉइंट कोसेट्स आर, मान लीजिए क्या क्या है वो डिसजॉइंट कोसेट्स आर HA1, HA2, HA3, HA4 एंड सो ऑन HAK, यानी संख्या हमने कितनी ली है, 1, 2, 3 से लेके k तक। तो अलग अलग कोसेट्स की संख्या मान लीजिए कितनी है, k है, और ये अलग अलग कोसेट्स हैं। तो हम ये भी जानते हैं, एक रिजल्ट मैंने अभी लिखाया था आपको, कि सारे डिसजॉइंट कोसेट्स का यूनियन मिलके पूरे जी पर कब्जा कर लेता है, उसको कवर कर लेता है, ढक लेता है।
तो लेट हमने वी नो दैट द यूनियन ऑफ ऑल दीज डिसजॉइंट कोसेट्स, इन सभी डिसजॉइंट कोसेट्स का यूनियन मिलके कवर्स कोसेट्स कवर्स जी कंप्लीटली, पूरे जी को ढक लेता है। इसका गणित में मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली, दैट इज जी इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन HA4 एंड सो ऑन यूनियन HAK। तो ये चीज़ हमें मिल गई है। जी एक सेट है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने, जो इसका ऑर्डर है दैट इज n। ये कोसेट है, ये कोसेट्स भी सेट होते हैं। इन सारे सेट्स का यूनियन भी एक नया बड़ा भारी सेट हुआ। तो ये दो सेट्स बराबर लिखे हैं, मतलब निश्चित तौर पे दोनों में सदस्य संख्या बराबर होगी। इट इम्प्लाइज दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जी में, is equal to the total number of elements in right hand side, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या है, HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन HAK। तो ये कुल मिला के हमें प्राप्त हो गया। अब ये यूनियन है, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या क्या होगी? इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तो कितना हो गया, जो ऑर्डर ऑफ जी है, यानी कि अगली स्टेप में हो जाएगा ये n। इधर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2 प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAK। यहाँ सदस्य संख्या हमने सीधे सीधे क्यों जोड़ दिए? क्योंकि ये कैसे कोसेट्स हैं? डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट यदि कोसेट्स होते हैं तो यूनियन में उनकी सदस्य संख्या सीधे सीधे जुड़ जाती है। तो सीधे सीधे इसके जोड़ के हम लिख सकते हैं इतना। एंड दिस कैन बी रिटन एज, प्रत्येक कोसेट में कितने मेंबर्स थे? m। तो m प्लस m हाउ मैनी टाइम्स? k टाइम्स। तो ये कुल मिला के हमें मिल गया। दो बार यदि हम m को जोड़ें तो क्या मिलता है हमें? 2m। तीन बार जोड़ा तो 3m। तो ये कितना हो गया टोटल मिला के? k टाइम्स जोड़ना है तो दिस इज km। तो n इज इक्वल टू कितना आया? km। और यदि हम कहीं लिखते हैं 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो क्या कहा जाता है? 5 डिवाइड्स 15। तो इस हिसाब से हमें क्या मिला? इट इम्प्लाइज दैट m डिवाइड्स n। It implies that m divides n. What was m? m था क्या आपका? ऑर्डर ऑफ h, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर। तो दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। व्हाट वाज n? n ऑर्डर ऑफ द ग्रुप था। तो यही हमें प्रूफ करना था कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अभी छोटा सा अपन ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आप लोग रिवाइज करिए अपनी ये चीज़ें। थोड़ी देर बाद अपन फिर उपस्थित होंगे। तो लैग्रेंजेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो अपन ने प्रूफ कर दिया। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कह रही है कि बड़ा कोई ग्रुप है और उसका कोई G, बड़ा ग्रुप है G, इसका कोई सब ग्रुप है H, तो हमेशा H का ऑर्डर ऐसा होता है कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेकिन कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। लैग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स जो है हमेशा ट्रू होगा ये नहीं, बट द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? थ्योरम क्या कह रही है कि सब ग्रुप का ऑर्डर बड़े ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यह हमेशा सही है। लेकिन बड़े ग्रुप के ऑर्डर को यदि कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो उस संख्या के ऑर्डर का सब ग्रुप पैदा होगा ही होगा, यह जरूरी नहीं है। सब ग्रुप पैदा हो गया है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो ये क्लेम नहीं बनता हमारा कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा। कैसे अपन प्रूफ दे रहे हैं इसका? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर दिस, दैट इज, पहली चीज इसका मतलब क्या हुआ
कि इफ़ m डिवाइड कर रहा है n को, n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, और ये जो m है ये क्या है, दैट इज इफ m यानी ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप है, ये कोई m संख्या इसको डिवाइड कर रही है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर इज़ ए सब ग्रुप, कि यहाँ सब ग्रुप पाया ही जाएगा, देयर इज़ ए सब ग्रुप विथ ऑर्डर, जिसका के ऑर्डर कितना हो, m हो। यदि सब ग्रुप पैदा हो गया है h, तो उसका ऑर्डर अवश्य ऐसा होगा कि बड़े ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन कोई संख्या डिवाइड कर रही तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। कैसे अपन इसको एग्जांपल देंगे, फॉर दिस कंसीडर द अल्टरनेटिंग ग्रुप, आप लोग सभी जानते ही होंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप, पुरानी क्लासेस में पढ़ा है आपने, अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 ऑफ डिग्री 4, इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर हम जानते हैं कितना होता है, इज 12। अल्टरनेटिंग ग्रुप हम लेके चलें, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4, तो इसका ऑर्डर कितना होता है, 12। वी नो दैट 6 ऐसी संख्या है विच डिवाइड्स 12, जो कि 12 को डिवाइड करती है, बट आज तक तो नहीं मिला, बट देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ A4 whose order is 6। तो ये एक प्रमाण हो गया कि लैग्रेंजेस थ्योरम का जो कन्वर्स होता है वो हमेशा सही नहीं है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं फर्मेट्स थ्योरम। क्या है फर्मेट्स थ्योरम? फर्मेट्स थ्योरम है इफ P इज एनी प्राइम, मतलब कि प्राइम इंटीजर। क्या होता है प्राइम इंटीजर? रूढ़ संख्या जिसमें किसी और से भाग न जाए खुद के अलावा, और 1 का तो सभी में जाता ही है। एंड A इज एनी इंटीजर, देन फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि A to the power P is always congruent to A under the relation of mod of P। तो ये स्टेटमेंट है फर्मेट्स थ्योरम का। अब इसके लिए अपन को पूर्व तैयारी बहुत सारी करना पड़ेगी। क्या प्राइम इंटीजर होता है, क्या ये कॉन्ग्रुएंस मॉडलों का रिलेशन होता है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, इस थ्योरम का प्रमाण देखने के पहले अपन कुछ चीज़ें तैयारी कर लें। सबसे पहले तो डेफिनेशन है, दैट इज प्राइम इंटीजर। क्या होता है प्राइम इंटीजर? एनी इंटीजर P इज सेट टू बी प्राइम, कहलाता है प्राइम यानी रूढ़ संख्या। कब कहलाती है? इफ एंड ओनली इफ its divisors are only प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस p। कोई भी एक p संख्या रूढ़ संख्या कहलाती है। सामान्य तो हम जानते हैं यदि इसमें किसी दूसरे से भाग न जाए। गणित के हिसाब से देखें तो यस, 4 का तो भाग हमेशा जाएगा, +1 का, -1 का, किसी भी संख्या में खुद से हमेशा भाग जाता है एक बार, और उसके निगेटिव का -1 बार। हाँ, इसके अलावा और कोई डिवीजर्स इसके नहीं मिले तो ये कहलाती है प्राइम इंटीजर। नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडलो M का रिलेशन। क्या होता है? A कॉन्ग्रुएंस मॉडलो B के कहलाता है अंडर द रिलेशन ऑफ मॉड ऑफ M इफ एंड ओनली इफ, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई इफ M डिवाइड्स A माइनस B। कोई एक संख्या A कॉन्ग्रुएंट टू B के कहलाती है अंडर द रिलेशन ऑफ मॉड ऑफ M। कब? जबकि उन संख्याओं के अंतर में M से भाग जाए। जैसे 13 is congruent to 3 under the relation of mod of 5। क्यों? क्योंकि 13 minus 3 means 10, 10 is divisible by 5। या देखें हम 27 is congruent to 2 mod of 5, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के अंतर कितना आया? 25 is divisible by 5। 13 is congruent to 1 mod of 4। क्यों? क्योंकि 13 minus 1 12 is divisible by
4। तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है। यदि हम कहें कि जैसे 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod of 5, तो ये चीज़ें हमें मिल गई। कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है? हम कहना चाह रहे हैं 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod of 5, तो ये रिलेशन सही नहीं है, क्योंकि 14 माइनस 2 कितना हुआ? 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए अपन ने क्रॉस लगा दिया। तो ये मॉडुलर रिलेशन है। इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी के है अंडर एनी रिलेशन, मान लीजिए मॉड ऑफ एम, तो ये इंप्लाइज करता है 3-4 रिजल्ट्स। ए प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मॉड ऑफ एम, मतलब सेम संख्या दोनों तरफ जोड़ दें तो भी वही रिलेशन ज्यों का त्यों रहता है, या दोनों तरफ से सेम संख्या हम घटा दें या किसी भी संख्या का गुणा कर दें तो भी ये रिलेशन वही का वही रहता है। तो ये रिजल्ट्स अपन को याद रखना है। इसके बाद है ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम का रिलेशन होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। द रिलेशन ऑफ congruence modulo m, congruence modulo m is an equivalence relation, समतुल्यता का संबंध है। मतलब कितने तरह का है? ये 3 तरह का है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और चूंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए जिस सेट पर भी डिफाइन हुआ उस सेट के पार्टीशन कर देगा। काहे में पार्टीशन कर देगा? कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस में जो कि डिसजॉइंट होती हैं, इसलिए ये खंडित कर देगा, इसलिए ये पार्टीशन कर देता है। पार्टीशंस द सेट इन सम डिसजॉइंट क्लासेस, डिसजॉइंट, और वो क्लासेस क्या कहलाती हैं? इक्विवेलेंट क्लासेस। इक्विवेलेंट क्लासेस में इसका विभाजन कर देता है। किस आधार पर कर देता है? ऑन द बेसिस ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, समान गुणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टीज क्या है वो सेम प्रॉपर्टीज? कि सेम क्लास के एलिमेंट्स 2 उठाएं, सेम क्लास के 2 एलिमेंट्स उठाएं, एलिमेंट्स ऑफ सेम क्लास, एलिमेंट्स ऑफ सेम क्लास आर रिलेटेड, यानी वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम के रिलेशन से रिलेटेड होंगे, डिफरेंट क्लास के कतई से रिलेटेड नहीं होंगे। और भी कई गुण हैं, ये अपन पर्टिकुलर एग्जांपल से देखते हैं। यदि हम सेट ऑफ इंटीजर्स उठाएं, क्या होता है इंटीजर्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on. Not only this, negative number 0 से छोटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और भी आगे जो है संख्या अपन लिखते जाएं। और इस पर हम रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 5 का मान लीजिए। तो हमने कहा कि ये जो मॉडुलो एम का या मॉडुलो 5 का रिलेशन है, ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों तरह का है। तो ये सेट के पार्टीशन कर देगा कुछ अलग अलग क्लासेस में। तो यहाँ देखिए कौन सी क्लासेस बनी, एक ये क्लास बनी, एक ये क्लास बनी, एक ये क्लास बनी, एक ये। हम देख रहे हैं कोई भी एक ही क्लास के एलिमेंट्स उठाएं तो वो कॉन्ग्रुएंटली रिलेटेड है। 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्यों? क्योंकि 11 - 1 दैट इज 10 इज डिविजिबल बाई 5। डिफरेंट क्लास के कतई से नहीं है, क्योंकि जैसे 12 - 1 लेंगे तो 11 मिला हमें, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। एक और विशेषता यहाँ एक क्लास की है, इस क्लास के सारे नंबर्स को यदि हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है? 0। इस क्लास का कितना आ रहा है? 1। इस क्लास का कितना आ रहा है? 2। इसका कितना आ रहा है? 3 और इसका आ रहा है 4। तो ये पूरी क्लास 0 कहलाती है, ये क्लास 1 कहलाती है, ये क्लास 2 कहलाती है, क्लास 3 और ये क्लास 4। तो ये क्लासेस कहलाया करती हैं। क्लासेस के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, याद रखना है कि ए यदि क्लास बी में पाया जा रहा है तो ये इंप्लाइज करता है पक्का क्लास ए इक्वल टू क्या होगी? क्लास बी। कोई भी ए एलिमेंट इसकी क्लास में पाया जा रहा है, मतलब दोनों सेम क्लास में पाए जा रहे हैं, तो दोनों क्लासेस बराबर हैं। नामकरण हम चाहे ए के ऊपर करें या हम बी के ऊपर करें। तो ये चीज़ एक रिजल्ट मिल गया। इसके बाद 2 रिजल्ट्स और देखिए। द सेट ऑफ
ऑल दीज क्लासेस, पूरे इंटीजर्स का सेट नहीं, क्लासेस का सेट लें अपन, दीज क्लासेस फॉर्म से, ये फॉर्म करता है ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। और चूंकि ये ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इट्स आइडेंटिटी इज क्लास 0, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसा किसी दूसरे से हम ऐड करेंगे तो उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इससे ऐड किया, इसका बिहेवियर क्या था, ये रिमाइंडर कितना छोड़ता था 2, 5 जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये 12, अभी भी रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। एंड इस ग्रुप का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर इज टोटल कितना हो जाएगा 5। तो ये चीज अपन को मिला। इसमें से यदि हम 0 क्लास हटा लें तो जितनी क्लासेस बची उनका सेट लें, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो क्लासेस ऑल्सो फॉर्म से ग्रुप, वो भी एक ग्रुप बनाता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर इज, और उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज m-1। जनरली यदि हम मॉड m का रिलेशन कहें तो m-1, और इट्स आइडेंटिटी इज, और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इज क्लास 1। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लास 0 और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लास 1। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके बाद अपन जाते हैं सीधे फॉर्मेट थ्योरम पर। फॉर्मेट थ्योरम क्या कह रही थी, स्टेटमेंट मैंने पहले ही लिख दिया था, अब अपन उसके प्रूफ पर जा रहे हैं सीधे सीधे। फॉर्मेट थ्योरम का प्रूफ, P इज प्राइम, P संख्या कैसी है, प्राइम, रूढ़ संख्या है, इसलिए पक्का डिविजिबल बाई काहे से होगी, केवल डिविजिबल बाई ओनली +-1 एंड +-p। इसमें केवल इन्हीं से भाग जा सकता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, हियर द सेट ऑफ ऑल non-zero congruent classes is with order कितना होगा, जैसा अभी हमने देखा m के केस में m-1 तो p के केस में p-1 होगा। इट इज ए ग्रुप with order p-1 and identity is, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, क्लास 1। तो ये कुल मिला के हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, a is given any integer, a हमें कोई भी एक इंटीजर दिया है, देन वी हैव टू शो, तब यहाँ हमारा टारगेट क्या है, क्या प्रूफ करना है हमें, देन वी हैव टू शो दैट कि दिस a to the power p is congruent to a mod of p। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अपन करेंगे। यहाँ 2 केसेस जो है खड़े होते हैं आके हमारे सामने। p भी एक संख्या है, हालांकि वो प्राइम है, a कोई भी इंटीजर है, तो हमें ये रिजल्ट a to the power p is congruent to a mod p के प्रूफ करना है। 2 संख्या हैं, तो केस फर्स्ट हम लेके चले, क्या लेके चले, केस फर्स्ट, व्हेन p डिवाइड से, p a को डिवाइड कर रहा है, यानी p का भाग जा रहा है काहे में, a में, सीधे सीधे भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या इंप्लाइज हो रहा है, रिमाइंडर, शेषफल कितना हुआ, रिमाइंडर इज 0, शेष कुछ भी नहीं बचा क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है। नाउ p डिवाइड से, तो ये क्या कहता है, p a को डिवाइड कर रहा है, जैसे 5 डिवाइड करता है 10 को 2 बार, तो 10 का कोई भी गुणांक लेंगे हम, दुगुना 20, तिगुना 30, तो 5 उसको भी डिवाइड करेगा। तो यदि p a को डिवाइड कर रहा है तो p विल ऑल्सो डिवाइड a इंटू ए, अगेन इंटू ए, अगेन इंटू ए, तो ऐसा कितनी बार गुणा करें हम, p बार गुणा करें, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए 3 बार a क्यूब, तो p बार यदि गुणा करें तो a टू द पावर p। तो ये चीज़ इसको डिवाइड कर रही है। इससे नेक्स्ट स्टेप अपन क्या लिख सकते हैं,
p डिवाइड्स a टू द पावर p भी है एंड p डिवाइड्स किसको भी है, a को, तो ये दोनों मिलके क्या इंप्लाइज करते हैं, p विल ऑल्सो डिवाइड a टू द पावर p माइनस a। ऐसा क्यों, चूंकि हम जानते हैं इफ कोई एक संख्या x y को डिवाइड कर रही है एंड x ही संख्या z को डिवाइड कर रही है, तो ये कहती है कि x विल ऑल्सो डिवाइड y प्लस z। 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 15 को कर रहा है, तो 10 और 15 के सम यानी 25 को भी डिवाइड करेगा, उनके अंतर को भी डिवाइड करेगा और उनके गुणे को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने अंतर वाली चीज़ यूज़ करी है कि p यदि a टू द पावर p को डिवाइड कर रहा है, p a को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो ये कुल मिला के मिल गया। इससे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएगी, यदि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m होता है तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी। तो a हमारा ये है a टू द पावर p माइनस बी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a अंडर द रिलेशन ऑफ मॉड ऑफ, जिससे भाग जा रहा है यहाँ पर क्या है p। तो ये पहले केस में तो ये रिजल्ट आ गया, लेकिन ये किस केस में आया, जबकि p डिवाइड्स a। मेन है आपका सेकंड केस, व्हेन p डज नॉट डिवाइड से। केस सेकंड, दूसरी स्थिति अपन लेके चल रहे हैं जबकि p a को डिवाइड नहीं कर रहा है। केस सेकंड, व्हेन p डज नॉट डिवाइड से, तो अपन ने डिवाइड का निशान लगाया, क्रॉस कर दिया, मतलब कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो व्हेन p डज नॉट डिवाइड से, देन उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी संख्या का किसी में भाग जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। सीधे सीधे भाग नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर 0 नहीं है। अब कितना भी हो, 1 2 3 4 जो भी, बहरहाल 0 नहीं है। तो अपन ने कहा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इससे जो क्लास बनेगी हमारी a की क्लास इज नॉट इक्वल टू 0 क्लास। तो ये 0 क्लास के बराबर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर के हिसाब से अभी हमने देखा था जब हमने पूरे इंटीजर्स लिखे थे 1 2 3 4 5 कि क्लासेस बनती थी, क्लासेस के नाम रिमाइंडर के हिसाब से आते थे। 0 क्लास यानी यहाँ 0 रिमाइंडर आ रहा है वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से दिस इज नॉट इक्वल टू 0 क्लास। चूंकि ये 0 क्लास नहीं है, इसलिए दिस क्लास ए पक्का बिलोंग करेगी अवर सेट। हालांकि अपन ने उसका नाम नहीं दिया, चाहते तो अपन नाम दे देते G। तो इसमें जो है सेट G, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो क्लासेस, नॉन जीरो क्लासेस उनका सेट यदि अपन लेते तो उसमें ये बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो क्लासेस। तो हुज ऑर्डर, और इसका ऑर्डर भी हमने वहाँ कहा था, हुज ऑर्डर इज p माइनस 1। तो ये चीज़ मिल गई, a बिलोंग्स टू अवर सेट। इसलिए कोसेट की थ्योरी है कि इस पर ये पूरे ग्रुप का ऑर्डर हम चढ़ा दें तो रिजल्ट क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है आपकी थ्योरी ऑफ कोसेट, थ्योरी ऑफ कोसेट्स। तो वहाँ से मिल गया एंड ऑर्डर, और उसका ऑर्डर अपन देखें तो उसकी थ्योरी से, तो ये चीज़ मिली। नेक्स्ट इससे मिल जाएगा हमें क्लास ए टू द पावर, ऑर्डर क्या था p माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्लास 1। इसका मतलब पक्का a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर द रिलेशन ऑफ मॉड ऑफ p। और इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ सेम आइटम का गुणा कर दें हम a का, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू a, यहाँ भी a का गुणा किया, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंस मॉडलो p मॉड p। तो ये चीज़ मिल गई। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज a टू द पावर p, बेस एक साथ पावर जुड़ गई, इज कॉन्ग्रुएंट टू a अंडर द रिलेशन ऑफ मॉड ऑफ p। तो यही थ्योरम अपन से डिमांड कर रही थी। तो यहाँ तक अपन ने फर्मेट्स थ्योरम का प्रूफ देखा। कल हम ऑलरेडी देख चुके थे नॉर्मल सब ग्रुप, आज रिवाइज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद अपन, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, और उसके बाद कोशेंट ग्रुप देखेंगे। फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, उसको अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, और उस पर बेस्ड नेक्स्ट आर्टिकल है अपना क्या, कोशेंट ग्रुप, उस पर अपन जाएंगे। तो याद करिए नॉर्मल सब ग्रुप क्या चीज़ थी, नॉर्मल सब ग्रुप क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप कोई भी एक बड़ा ग्रुप है हमारे पास G,
का कोई भी सब ग्रुप उठाएं H जो कि खुद में ग्रुप होता है, चूंकि H सब ग्रुप है इसलिए उसके हम कोसेट्स बना सकते हैं। HA राइट कोसेट कहलाता है, AH लेफ्ट कोसेट कहलाता है, लेकिन इन जनरल व्यापक रूप से ये ज़रूरी नहीं है एक दूसरे के बराबर हो, भले ही चाहे सेम एलिमेंट से पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ सब ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी दम पर, बावजूद इसके कि हमारा ग्रुप G अबेलियन हो या ना हो, अपनी दम पर क्या देते हैं, HX इक्वल टू XH, HX इक्वल टू XH, एक आध के लिए नहीं, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G। फिर से समझिए, H सब ग्रुप है बड़े ग्रुप G का, सब ग्रुप है इसलिए हम इसके क्या पैदा कर सकते हैं, कोसेट्स। इन जनरल सेम एलिमेंट X से ही बनाए दो कोसेट्स, लेफ्ट और राइट, XH लेफ्ट और HX राइट, ज़रूरी नहीं है बराबर हों। हाँ, G हमारा ग्रुप कैसा है, अबेलियन है, तो हमें कम्यूटेटिव लॉ गिफ्ट में मिल गया तो वो बराबर होंगे, तो ये तो G की विशेषता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि कुछ सब ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपनी दम पर क्या देते हैं, XH बराबर HX, एक आध के लिए नहीं, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G। ऐसे ही सब ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप की कल अपन ने डेफिनेशन पहली देखी थी कि HX बराबर जो XH दे, एक आध के लिए नहीं, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G, तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। इसी में याद करिए कल अपन ने HX में X इन्वर्स का गुणा कर दिया था, तो यहाँ XH, यहाँ भी X इन्वर्स का गुणा हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई X इन्वर्स E हो जाता है और HE बराबर H, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो दूसरी डेफिनेशन अपनी ये बनी थी कि XH X इन्वर्स दिस इज इक्वल टू H, इधर से न लिख के इधर से लिखें तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो ये कहलाता है नॉर्मल सब ग्रुप होना, और एक आध के लिए नहीं ऐसा, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G। और यही तीसरा कन्वर्ट हो गई थी डेफिनेशन कि ये जो H सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा कब, जबकि ये बराबर इसके हो और इसके एलिमेंट्स का डिज़ाइन कैसा होगा, XH X इन्वर्स, तो ये इसमें पाया जाए, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए तो ये इसके बराबर है। बराबर है इसका मतलब कि इसका हर एलिमेंट इसमें पाया जाए, तो दिस बिलोंग्स टू H, काहे के लिए, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G। लेकिन यहाँ पर तो एक स्मॉल h भी बीच में आया, तो उसके बारे में अपन लिखें फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट बीच में रखते हैं, जिसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है उसका एलिमेंट दाएं बाएं रखते हैं, एक तरफ सादा एक तरफ इन्वर्स के साथ, और इन तीनों का गुणा लेकिन फिर से आके कहाँ मिलना चाहिए, H में मिल रहा है, तो हम कहेंगे H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जैसे सब ग्रुप में होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप, तो इसमें भी है इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, NSGs नॉर्मल सब ग्रुप्स इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि H1 H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं बड़े ग्रुप G के, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है भी क्या हुआ करता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये अपन कहना चाह रहे हैं। प्रूफ जैसा सब ग्रुप में था वैसे ही यहाँ पर होगा। लास्ट आर्टिकल अब आपका बचता है कोशेंट ग्रुप, थोड़ा लंबा चौड़ा है। व्हाट इज ए कोशेंट ग्रुप, विभाग समूह, विभाग समूह क्या चीज़ है विभाग समूह, थोड़ा ध्यान से देखिए। G एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, अंडरस्टूड ऑपरेशन हमने नहीं बोला तो मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। H इसका साधारण सब ग्रुप नहीं है, कैसा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप से फायदा हमें क्या मिला कि इसके यदि हम कोसेट्स तैयार करेंगे तो लेफ्ट और राइट कोसेट में कोई आपस में अंतर नहीं होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट कोसेट। ठीक, एक एलिमेंट हमने G का उठाया, A से एक कोसेट बना, दूसरा उठाया B तो इससे दूसरा कोसेट बना, तीसरा उठाया C तो इससे तीसरा कोसेट बना। यानी हम अलग अलग मेंबर्स A B C D वगैरह वगैरह उठाते जा रहे हैं G के हर मेंबर को मौका दिया तो ये अलग अलग कोसेट्स बनते जा रहे हैं, HA HB HC HD वगैरह वगैरह। इन सभी का कलेक्शन ही डिनोट किया जाता है G बाई H से। ये G बाई H कोई भागफल नहीं है, नोटेशन है केवल। G बाई H डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ H इन G। तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर, ये खुद में ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन काहे का होगा, इसके मेंबर्स का होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कोसेट्स डिफाइंड बिलो, जो कि निम्नानुसार परिभाषित है। क्या परिभाषित है कि दो कोसेट्स उठाएं एच ए, दूसरा हम उठाएं एच बी, तो इनका गुणा बराबर इकट्ठा एच ए बी। हमने क्या कहा, एच नॉर्मल सब ग्रुप है बड़े ग्रुप जी का, सब ग्रुप भी होता तो कोसेट्स खड़े कर सकते थे अलग अलग एलिमेंट्स जी के उठा के ए बी सी डी। ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट राइट में कोई अंतर नहीं होगा, तो हम चाहे ना लेफ्ट बोलें ना राइट बोलें, एक मेंबर ए से एक कोसेट खड़ा होता है, अलग अलग मेंबर ए बी सी डी उठाएं अलग अलग कोसेट्स खड़े होंगे, एच ए एच बी एच सी एच डी, इन सभी का कलेक्शन इज डिनोटेड बाई जी बाई एच। इसमें कोसेट्स भरे पड़े हैं। हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है कि ये खुद में ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कोसेट्स, और दो कोसेट्स का गुणा कैसे होगा, ये परिभाषा है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ भी अपन देख रहे हैं, एच ए इंटू एच बी बराबर ये कैसे हो जाता है, और यही कहलाता है आपका कोशेंट ग्रुप जी बाई एच। तो एच ए इंटू एच बी गुणा हमने लिया, दिस कैन बी रिटन एज एच ए एच इंटू बी, एच ए एच इंटू बी, ये क्या लगाया हमने, एसोसिएटिव ला। नेक्स्ट इससे क्या कह सकते हैं अपन, दिस इज इक्वल टू एच एच ए इंटू बी। ऐसा क्यों हिम्मत पड़ी अपनी कहने की, चूंकि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए पक्का ए एच बराबर कितना होगा, एच ए। तो इसका यूज किया तो जो पहले लिखा हुआ था ए एच वो कितना हो गया, एच ए, और दिस इज इक्वल टू फिर से एसोसिएटिव ला, तो एच एच ए बी अगेन बाई एसोसिएटिव ला, एंड दिस इज एच एच सब ग्रुप में हम जानते हैं बराबर एच होता है, तो एच ए बी। तो उस चीज़ का ये प्रूफ हो गया स्टार का कि एच ए इंटू एच बी बराबर इकट्ठा एच ए बी। अब ये ग्रुप प्रूफ करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्लोजर प्रूफ करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी एच ए एच बी दो उठाए हमने बिलोंग्स टू जी बाई एच के, तो ये पक्का कहेगा क्या, एच ए इंटू एच बी, स्टार से हम देख ही चुके थे, एच ए बी, ये भी फिर से जी बाई एच में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, ए और बी दो मेंबर हैं जी के, जी तो ग्रुप है तो उनका गुणा फिर से भीतर मेंबर होगा ए इंटू बी जी का, तो उससे कोसेट बना है, तो ये भी क्या होगा, फिर से इसी के भीतर पाया जाएगा, क्योंकि जी बाई एच काहे का कलेक्शन है, द सेट ऑफ ऑल दी कोसेट्स, तो ये भी तो एक कोसेट है, तो उसमें पाया जाएगा। दूसरा है एसोसिएटिव ला, एच ए इंटू एच बी इंटू एच सी, दिस इज इक्वल टू इकट्ठा एच ए बी इंटू एच सी बाई स्टार, क्योंकि हमने देखा दो का गुणा कैसे होता है, ये इकट्ठा हो जाते हैं, फिर एक ये है एक ये, तो फिर इकट्ठा हो गए, तो ए बी इंटू सी हो गया अगेन बाई स्टार। नेक्स्ट इससे हमें क्या मिल जाएगा, हम वहाँ ध्यान न दें, केवल इस पे दें, ए बी सी कहाँ के मेंबर हैं, जी के हैं, तो इसमें हम जो है एसोसिएटिव ला लगा सकते हैं, तो दिस इज एच ए इंटू एच ए इंटू बी सी, और फिर बाइफरकेट कर दें तो एच ए इंटू एच बी सी, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एच ए इंटू एच बी एच सी, तो ये एसोसिएटिव ला हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ अभी हमें देखना है काहे का, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस कैसे शो करेंगे, ई हमेशा बिलोंग जी में करता है, तो एच ई कहाँ करेगा, जी बाई एच में, और न सिर्फ करेगा बल्कि इसका किसी दूसरे से गुणा करें तो रिजल्ट हो जाएगा एच ए ई, और ए ई यानी कितना होता है, ए, तो ये चीज़ हमने देखा, एच ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यही है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस, हर एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए, तो फॉर एवरी एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच, ये तो पक्का है, ये कहाँ का मेंबर है, जी का, जी ग्रुप है तो ए इन्वर्स भी मेंबर होगा जी का, ए इन्वर्स जी का मेंबर है तो इससे भी एक कोसेट खड़ा होगा, और कोसेट का नाम होगा आपका एच ए इन्वर्स, तो ये जी बाई एच में पाया गया, पाया भर नहीं गया, एच ए इन्वर्स का एच ए से गुणा करें तो क्या मिलेगा, एच ए इन्वर्स यानी एच ई, और एच ई यानी कि एच। तो हमने क्या देखा, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ओवरऑल अपन ने देखा चारों आइटम ग्रुप के होल्ड हो रहे हैं, इसलिए ये खुद में ग्रुप बनाता है, यही कहलाता है कोशेंट ग्रुप, विभाग समूह। तो अपन ने कल और आज इन दो लेक्चर्स में कुल मिला के क्या देखा, कोसेट डिकम्पोजिशन, उसकी थ्योरम्स, लैग्रेंजेस थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टीज़, एंड साथ ही साथ अपन ने क्या देखा,
आखिरी थ्योरम दैट इज कोशेंट ग्रुप। धन्यवाद।